मुलं इथं असायला पाहिजे होती आणि ही सगळी माणसं मागे असायला पाहिजे. मुलं इथे पाहिजे होती. बडे गुलाम अली खां गाणं गायचे तर खूप म्हणजे इकडच्या लोकांनी मनाला लावून घेऊ नये. तर ते मारवाडी सेठ वगैरे खूप पुष्कळ असायचे. मग बडे गुलाम अली खां सांगायचे, मेरे सुनने वाले वहाँ बैठे, उनको यहाँ बुलाओ, ये लोग दाद भी नहीं दे रहे. तर त्यातल्या त्यात एक बरी गोष्ट आहे की हे लोक दादही देत आहेत. पण विद्यार्थी इथे असते तर जास्त बरं झालं असतं. ग्रंथाली 40 वर्षाची झाली आणि म्हणून गुलजारजींच्या बोसकी संचाचं प्रकाशन, अनुवाद प्रकाशन करावा असं वाटलं ग्रंथालीला. याचा अर्थ, आणि त्यासाठी गुलजारजी इथं उपस्थित आहेत, याचा अर्थ ग्रंथाली प्रौढत्वी निजशैशवास जपणे हे अजूनही मानते आणि हे ग्रंथालीचं नेहमीच अत्यंत ताज्या नजरेनं साहित्याकडे आणि समाजाकडे बघण्याचं काम ग्रंथालीनं केलेलं आहे आणि त्याबद्दल विशेष धन्यवाद मी दिनकर गंगलांना देईन. आपके जो सरोकार रहे हैं, आपके जो कंसर्न्स रहे हैं, वही कंसर्न्स ग्रंथाली के रहे हैं और इसलिए आज आपकी यहाँ पर मौजूदगी मुझे बड़ी खास बात लग रही है, क्योंकि ग्रंथाली के विषय भी वही रहे हैं जो आपके सरोकार रहे हैं. या माझा थोडंसं ते स्ट्रीट कार नेम डिझायरमध्ये एक वाक्य, आय हॅव डिपेंडेड ऑन द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स. तर ह्यांनी माझा उल्लेख सिद्धहस्त असा केला, तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. सिद्धहस्त फक्त एकच माणूस इकडे आहे, तो म्हणजे गुलजारजी. तर गुलजारजी, मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा तो साहब को समझेगा, हुजूर को समझेगा. आपको तो समझता ही है हुजूर. फिर मैं बच्चों से बात करूंगा 2 मिनट, वो बाद में बात करूंगा. शेली का एक जुमला है, पीबी शेली. वो कहता है, पोएट्स आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के कानून संसद बनाती है और क्या हाउस ऑफ कॉमन्स बनाते हैं, वो इंडियन पिनल कोड या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब चलते रहता है. लेकिन दुनिया के जो ऐसे उसूल हैं जो गहरी इंसानियत में से आए हुए जो उसूल हैं, उस पर दुनिया चलती है और ये कानून बनाने का काम पोएट्स करते हैं. तो भारत में आज पोएट्स आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कहने का हक गुलजार जी को है. ऐसा बहुत बार नहीं होता है कि मैं बात कर रहा हूं और वो वहां पर बैठे हैं, ऐसा बहुत नहीं होता है. और मुझे इनके सामने बात करने को मेरे तलवों को पसीने आते हैं. मैं बताता नहीं हूं क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अच्छा एक्टर हूं, मेरे माँ पिता दोनों एक्टर थे. लेकिन आज चूंकि ये यहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे कहना बहुत जरूरी लग रहा है कि कवि ये सारे समाज का और सारे समय का जहर पी जाता है तो उसको हम नीलकंठ कहते हैं उड़िया भाषा में. कवि को और एक नाम है नीलकंठ. तो गुलजार जी ये नीलकंठ है. सारे समाज का कालकूट जब वो पीता है तभी उसमें से स्याही निकलती है और वो स्याही से वो लिखता है. वो जो स्याही से लिखता है वो बाजार की स्याही नहीं होती है, वो कालकूट होता है. और कालकूट पचाने वाले को ही कवि कहते हैं. बाकी जो लिखते हैं उनको क्या कहते हैं वो आप अपना सोचिए. मुझे बहुत खुशी है कि आज सुदेश, अरुण भाई शेवते, अरुण भाई, देखिए मैंने कहा कि प्रौढत्वी निज शैशवास जपणे, अरुण शेवते हे तरुण शेवतेच आहेत. ते काय असतं, ते दर 2-3 महिने माझ्याकडे येतात. एरवी मला अनेकदा भेटतात. 2-3 महिने असे येतात आणि एक पुस्तकाचा प्रस्ताव घेऊन येतात. ग्रंथालीचा प्रस्ताव आहे म्हटल्यावर मी म्हटलं की मी, आणि गुलजारजींची पुस्तकं होती म्हटल्यावर, इतनी सुंदर किताबें हैं. मैं बच्चों से कह रहा हूं, आप इन किताबों को देखिए, इनको पढ़िए. इंटरनेट का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, मैं मानता हूं, लेकिन ज़माने की दहशत इतनी मानने की भी ज़रूरत नहीं है. मैं मोबाइल नहीं रखता हूं और अब तक मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ने नौकरी से निकाला नहीं है और टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक मेरे चाचा नहीं हैं. टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है,
टेक्नोलॉजी है इसलिए तो इनकी किताबें छपी, टेक्नोलॉजी थी इसलिए वो छोटी बच्ची सुन सकी, बात कर सकी। तो उस टेक्नोलॉजी को हम सलाम करते हैं। लेकिन आए जाए बैठे हैं, बतिया रहे हैं, हाँ कहाँ गए थे, बाल काटे, ट्विटर, ये मत करिए, किताबें पढ़िए। और ये किताबें आप पढ़ेंगे, बोस्की का जो सारा संच है वो न केवल एक पिता का करुणा और वत्सलता से भरा हुआ दिल धधक रहा है उस किताब में, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन एक नागरिक का दिल उस किताब में आपको दिखेगा। अ सिटीजन्स हार्ट इज बीटिंग नॉट ओनली फॉर हर ओन डॉटर, केवल अपने खुद के बच्चे के लिए नहीं, सारे समय के लिए, सारे समाज के लिए। जो दिल धधकता है, जो दिल तड़पता है, वो तड़प उस किताबों में है। ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। मोबाइल, ट्विटर, टेलीविज़न के सीरियल जरा बाजू में रखिए और ये किताब को पढ़िए। मैं गुलजार जी हुजूर कभी कभी फ़ोन करके कहते हैं कि मैं तो उनको आज के फंक्शन में मैं उनको प्रिंसिपल ही मान रहा हूँ, वाइस चांसलर हैं वो आज के, लेकिन ऐसे वाइस चांसलर हैं जो विद्यार्थियों को, मैं छोड़कर, छात्रों को काम को नहीं लगाते, खुद काम करते हैं, लिखते रहते हैं। कभी कभार मुझे कहते हैं तुमको होमवर्क दूंगा तो कोई एक किताब, मेरा नसीब अच्छा होता है तो एक किताब मुझे अनुवाद के लिए मिल जाती है, लेकिन अन्यथा वो स्वयं इतना बढ़िया लिखते रहते हैं। एवढा शिस्तीचा माणूस मी बघितला नाही लेखनाच्या बाबतीत, फक्त मी ऐकून आहे की सॉमरसेट मॉम आणि हेमिंग्वे 500 शब्द लिहिल्याशिवाय जेवत नसत। तो नियम जर इकडे माझ्या सकट अनेक लेखकांना लावला तर आम्हाला उपाशी राहण्याची वेळ येईल। पण गुलजारजी बरोबर व्यवस्थित त्यांचं लिखाण करत असतात आणि ते लिखाण सुद्धा कसं आहे हो, त्यात ठिणग्या आहेत, त्यात ओला गहिवर पण आहे, त्यात आर्त पुकारा पण आहे आणि त्यात दिलेली एक हाक पण आहे। असं सगळं मिळून त्यांचं ते रसायन त्यांच्या लिखाणाचं आहे। तुम्ही मला इथं बोलावलं, मला अतिशय बरं वाटलं। मुलांनो, तुम्ही कृपया ही पुस्तकं वाचा। हा माणूस सिनेमा करतो, हा माणूस टेलिव्हिजन सिरियल यांनी केलेली आहे, हा मनुष्य पटकथा लिहितो, हा मनुष्य गाणी लिहितो, हा मनुष्य कथा लिहितो, हा मनुष्य अनुवाद करतो। आता सध्या ते फार मोठा अनुवाद करतायत, समकालीन भारतीय कवींच्या कवितांचा ते अनुवाद करत आहेत। आणि एवढं सगळं झाल्यानंतर हा माणूस आपल्या 4 वर्षाच्या नातवाला आणण्यासाठी गेटच्या बाहेर उभा असतो की ती बस कधी येईल आणि मी नातवाला कधी माझ्या घरी घेऊन जाईन। यांच्या नातवाचं नाव समय है, इनके पोते का नवासे का नाम समय है। कभी कभी मैं सोचता हूँ समय जब इनके गोद में सोता होगा तब उसको और कुछ सालों के बाद समझेगा कि एक काल पुरुष की गोद में ही मैं सो रहा हूँ। तात्यासाहेबांची ओळ आहे, संन्यस्त पारिजात। हां, तर हा संन्यस्त पारिजात आहे, हा फुलं ढाळतोय, आम्ही फुलं वेचतो आहोत। या निमित्तानं मला पाडळकरांच्या पुस्तकाचा मुद्दामून निर्देश करायचा आहे। अतिशय सुंदर पुस्तक त्यांनी गुलजारांवर, गंगा आए कहाँ से, त्यांच्या सगळ्या चित्रपटांचं त्यांनी समीक्षा केलेली आहे आणि त्यांना जेवढी मदत म्हणून लागेल माहितीच्या अंगानं, निष्कर्ष त्यांचे आहेत, पण विलक्षण तटस्थपणे आणि रसिकतेनं त्यांनी लिहिलेलं आहे। पूर्ण महाराष्ट्र गुलजारजींच्या प्रेमात आहे, एकमेव असा अमराठी माझ्या समजुतीप्रमाणे उत्तर भारतातला, दक्षिणेतले आहेत ज्यांनी मराठीवर प्रेम केले, पण उत्तर भारतातले अनेक कवी इथं राहिले, पण मला लक्षात येत नाही, चूक असेल तर तुम्ही मला दुरुस्त करा। परहैप्स शायद एकमात्र ऐसा हिंदी उर्दू कवि है जिसने मराठी को चाहा और मराठी लोगों ने भी उनको उतना ही चाहा। आखिरी में एक ही बात कहूंगा, बच्चन जी की 4 पंक्तियां कोट करके मैं बंद करता हूं। कवि क्या होता है? कवि, हुजूर आपको ये पंक्तियां सुनी होंगी आपने, दोबारा सुनेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। एक दिन मैंने लिया था काल से कुछ श्वास का ऋण, एक दिन मैंने लिया था काल से कुछ श्वास का ऋण, आज भी उसको चुकाता ले रहा वो क्रूर गिन गिन।
ब्याज में उसने उगाहा है हृदय का गान मुझसे, किंतु होने में ऋण मुक्त अब शेष केवल और 2 दिन, और 2 दिन के बाद मेरे सारे ऋण फिट जाएंगे कर्जे, फिर पडूंगा तान चादर. हे कवीचं सगळ्यात मोठेपण आहे. फिर पडूंगा तान चादर सर्वथा निश्चिंत होकर, भूल कर जगने किया किस किस तरह अपमान मेरा. हे जे निश्चिंतपण आहे हे त्यांच्याकडे आहे. आणि त्यांच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला मी जेव्हा असतो किंवा त्यांच्या पुस्तकांचा मी किंवा पाडळकरांसारखे किंवा उषाताईंसारखे, सविता, या सगळ्या लोकांनी आम्ही जेव्हा त्यांचा अनुवाद करतो तेव्हा आमच्या मनात एकच ओळ असते, आजकल पाँव जमी पर नहीं पडते मेरे.